Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 and हमने सब चैप्टर सेकेंड कंप्लीट कर लिया है 10th क्लास का। अब हम करने वाले हैं चैप्टर 3 स्टार्ट और चैप्टर 3 हमारा है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड अगर हम बात करें कि क्या होता है तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ये कैसे हुआ? ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि कैसे शुरुआत हुई ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की कैसे शुरुआत हुई पहले से ही। और ये नहीं है कि आज से। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हर तरह की, हर कंट्री की बनी हुई चीजें भी आती हैं। तो क्या ये पहले से होता आ रहा था? तो उसी चीज की हिस्ट्री को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है अमर्ज होता चला गया। अगर हम बात करें द प्री मॉडर्न वर्ल्ड कि अगर हम बात करें आधुनिक काल के समय से पहले, आधुनिक काल के पहले, तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं? वैश्वीकरण को। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम की, हम बात करते हैं, ऐसी आर्थिक व्यवस्था की हम बात करते हैं जो पिछले 50 साल से अमर्ज हुई है। बट as you will see in this chapter, the making of global world has a long history। और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है ग्लोबलाइजेशन की। वो कैसी हिस्ट्री है? उसमें आपका ट्रेड भी है, उसमें आपका माइग्रेशन भी है, उसमें आपको देखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे इन सर्च ऑफ वर्क, फॉर बेटर फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड, बिजनेस। इन सब चीजों के लिए लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करते थे। तो उसकी भी हिस्ट्री इसी में है। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट भी होती थी, कैपिटल मूवमेंट भी होती थी, एंड मच एल्स। तो वही सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइव्स टुडे, जो हम आज देखते हैं, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged। तो उस चीज को देखते हैं। आज हम देखते हैं ग्लोबली इस वर्ल्ड को दिखाई देता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि किस किस फेजेस से ये चीज गुजरी है। जिस वर्ल्ड में आज हम रहते हैं, जहां पर आज हम देखते हैं, वो किस किस फेज से जो है गुजरा है और फिर अमर हुआ है। तो उसी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसी चीजों के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। All through history, human society have become steadily more interlinked। और जैसे जैसे इतिहास के अगर हम दौर की बात करें तो जैसे जैसे मतलब टाइम होता गया, तो जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी है उन्होंने एक दूसरे के पास ही आने का काम किया है, दोनों इंटरलिंक होने का काम किया है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, अगर हम पहले से ही बात करें पुराने समय की, ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स ट्रेवल, मतलब कि कोई लोग नॉलेज के लिए आते थे, कोई लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते थे, कोई लोग अपने ट्रेड के लिए आते थे, किसी को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की भी बात यहाँ पर होती है, या फिर एस्केप परसिक्यूशन, मतलब कि अगर कहीं पर यातना उनको मिल रही थी या उत्पीड़न उनका हो रहा था, उससे बचने के लिए भी वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते थे। दे कैरीड गुड्स, और अपने साथ साथ वो क्या क्या लेकर जाते थे? अब कुछ सामान भी लेकर जाएंगे, पैसा भी जाएगा, करेंसी भी जाएगी, वैल्यूज भी जाएंगी, उनकी स्किल्स भी जाएंगे, उनके आइडियाज भी जाएंगे, उनके इन्वेंशंस भी उनके साथ जाएंगे। और सिर्फ अच्छी चीजें नहीं जाएंगी, उनके साथ उनके जर्म्स भी जाएंगे, बीमारियां भी जाएंगी। तो ये सब चीजें भी, जब लोगों का एक दूसरी जगह से आना जाना होता था, उनके साथ साथ ये चीजें भी ट्रेवल करती थी। फिर क्या होता है? As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley with present day West Asia। और अगर हम बात करें कि जो इंडस वैली की हम बात करते हैं, तो उसका प्रेजेंट जो आज का वेस्ट एशिया है, उसके साथ भी ट्रेडिंग लिंक थे। और देखो हम कब पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस समय पर भी जो ट्रेड थी वो काफी ज्यादा थी। हम ये नहीं बोल सकते कि मॉडर्न वर्ल्ड में ही ट्रेड हो रही है, पुराने टाइम पर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे फॉर मोर देन अ मिलेनिया। और अगर हम बात करें हजारों साल पहले की, तो जो कौड़ी होती है या सीशल जिनको बोलते हैं, नॉर्मली हिंदी में उसको कौड़ी भी बोला जाता है, वो मालदीव से कहाँ कहाँ जाती थी, और ये एक करेंसी के फॉर्म में भी उनको यूज किया जाता था। और वो जाती थी मालदीव से चाइना, ईस्ट अफ्रीका,
तो इससे क्या पता चल रहा है कि वहां की चीजें दूर दूर तक जा रही हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों का, करेंसी का या किसी भी चीज का जो है आदान प्रदान होता रहता था। The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far as 7th century। और 7th century से हम देखना शुरू करेंगे कि germs और disease भी दूसरी जगह पर फैलती है और वहां पर महामारी भी आती है और लोग मरते भी हैं। और वो सिर्फ इसी की वजह से मरते हैं कि उन लोगों में वहां से जो दूसरी जगह से, जैसे अमेरिका में यूरोप वाले लोग गए तो वहां पर जर्म्स आ गए। तो इस तरह की चीजें भी आती हैं। और 13th सेंचुरी में इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि जर्म्स का कितना ज्यादा जो है एक रोल रहा। दूसरी जगह पर बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया वहां क्योंकि वहां के लोगों के ना तो एंटीबॉडीज उनमें थे और ना ही वो लोग जानते थे इस बीमारी के बारे में। तो जब वहां पर लोग गए तो चेचक जैसी बीमारियां भी वहां पर फैली। तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ क्या क्या चीजें ट्रेवल करती हैं वो सब आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में आज किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सिल्क रूट से। सिल्क रूट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अगर हम बात करें जो आपके सिल्क रूट होते थे, जो रेशम मार्ग आपके होते थे, वो कहाँ कहाँ होते थे। अगर हम बात करें आधुनिक काल से पहले की, तो कल्चरल लिंक्स के अगर हम बात करें या हम आदान प्रदान की बात करें तो सिल्क रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि इन रूट्स के थ्रू ना सिर्फ सिल्क का ही आदान प्रदान होता था बट ट्रेड, बुक्स, स्पाइसेस, इन सब चीजों का भी आदान प्रदान इन ही रूट्स के साथ साथ होता था। क्या क्या चीजें जाती थी वो देख लेते हैं। The name Silk Routes point to the importance of westbound Chinese cargoes along this route। ठीक है, सिल्क से ही इसकी शुरुआत होती है। Historians have identified several silk routes। उन्होंने बहुत सारे रेशम मार्ग के बारे में बताया है। ओवरलैंड एंड बाय सी, जो आपके रास्ते मतलब जो लैंड में भी है, सी में भी जो रास्ते हैं। knitted together vast region of Asia। और वो एशिया के एक दूसरे से एक जगह से, जैसे एशिया की अगर हम बात करें तो सिल्क रूट एशिया की एक जगह से दूसरी जगह को भी इंटरलिंक करते थे। और साथ साथ एशिया को वो लिंक करते थे किस किस के साथ, यूरोप के साथ भी और आपके नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ भी। तो ना सिर्फ एशिया में बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सिल्क रूट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस टाइम पर। They are known to have existed even before the Christian era। और ये क्रिश्चियन एरा से भी काफी पहले से हैं जो सिल्क रूट है। और 15th सेंचुरी तक ये चले, 15th सेंचुरी तक ये चले। तो ये देखिए इनका इतिहास जो है वो कितना पुराना है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ आपका सिल्क जाता था बल्कि चाइनीज पोट्री भी इसी के रूट से जाती थी। टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो इंडिया से जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया से जाते थे, वो भी इन्हीं रास्तों से जाता था। इवन रिटर्न में जब आपके गोल्ड एंड सिल्वर जो आते थे यूरोप से एशिया में, वो भी इन्हीं रास्तों के थ्रू आते थे। सो नाउ यू कैन सी कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज रूट्स वर। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। और इन सब चीजों के साथ ट्रेड और कल्चरल चीजें तो आपकी चलती ही जाती हैं। जब लोग यहाँ से वहां आएंगे तो वो कुछ अपने कल्चर का इधर छोड़ के जाएंगे, जब हम कहीं जाते हैं तो हम छोड़ कर आते हैं। सो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज, अगर हम बात करें क्रिश्चियन मिशनरीज की या मुस्लिम प्रीचर्स की, तो वो भी इन्हीं रास्तों के थ्रू आए एक दूसरे देश में इन धर्मों को जो है जागरूक करने के लिए, लोगों को या धर्म अपनाने के लिए। उसमें क्रिश्चियंस भी आए और मुस्लिम धर्मोन्निवेशक भी आए। मच बिफोर ऑल दिस, और इससे भी पहले की अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म भी इन्हीं रास्तों से अमर हुआ दूसरी जगह पर और फिर वो फैलता गया। सो ये आपका जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, ये दिस वाज अबाउट द सिल्क रूट। तो आप अब आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिल्क रूट से क्या क्या चीजें मिल रही थी। अपना ट्रेड हो रहा था, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, मिशनरीज आ रहे हैं, पोट्रीज जा रही हैं, स्पाइसेस जा रहा है, टेक्सटाइल्स जा रहा है। तो अब देखो कि सिर्फ सिल्क रूट नाम से आपको लगेगा कि चलो ठीक है सिल्क जाता है, बट दीज रूट्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, कॉमर्स, कल्चरल लिंक्स, फॉर मच मैनी थिंग्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। अब
बात करते हैं फूड ट्रेवल्स की। अभी तो देख लिया हमने, अब फूड की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे जो है फूड यहाँ से किसी और जगह पर गया है, कि क्या किस चीज का ओरिजिन रहा है। तो आज हम दो चीजों की बात करेंगे इसमें। एक तो बात करेंगे स्पैगेटी की और एक बात करेंगे पोटैटो की। आलू जो हम लोग आजकल इतना खाते हैं, तो वो भी हमारे देश में कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत होती है आलू की और स्पैगेटी की, तो वो आज हम बात करेंगे। Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. तो जब भी वो जाते थे ट्रेडर्स वगैरह आपके, तो वो अपने जो है अपने साथ साथ नई क्रॉप्स भी वहां पर इंट्रोड्यूस करते थे। इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। और अगर हम बात करें जो इंस्टेंट फूड आते हैं ना, नूडल्स आते हैं, उनका भी जो है ओरिजिन जो है वो कॉमन ओरिजिन रहा है बहुत सारे देशों का। जैसे कि आज हम एग्जांपल लेंगे एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी में गिवन है स्पैगेटी एंड नूडल्स का। इंस्टेंट फूड इसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है, माना जाता है कि ये जो है जो नूडल्स है, इन्होंने जो पश्चिम की तरफ, ये कहाँ से गए, चाइना से गए। चाइना से गए और क्या बन गए, टू बिकम स्पैगेटी। और अगर हम बात करें कि जो पास्ता है, जो पास्ता है वो अरब ट्रेडर्स लेकर गए कहाँ पर, 5th सेंचुरी सिसिली में, जो कहाँ पर है, जो आइलैंड है इटली में। तो इस तरह से जो है फूड भी ट्रेवल करता था एक जगह से दूसरी जगह पर। और अगर हम बात करें इंडिया एंड जापान में, तो वहां पर भी बहुत सारे फूड ऐसे हैं, सिमिलर हैं, और उनके ओरिजिन के बारे में नहीं पता है। Yet, such guesswork suggests the possibilities of long-distance cultural contact even in the pre-modern world. बस हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक काल से पहले भी इसके कल्चरल कांटेक्ट के माध्यम से जो है इन तरह की चीजें पॉसिबल हो पाती थी। Many of our common foods such as potatoes, अब देखो हमारे जो हमारे कॉमन फूड है वो हमारे थे ही नहीं, हमारे एंसेस्टर को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on were not known to our ancestors till about 5 century ago. अब देखो, और हमारे खाने में कितना यूज होता है इनका। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई। These foods were only introduced in Europe and Asia after, अभी मैं बता देती हूँ, जब कोलंबस ने अमेरिका को जो है डिस्कवर किया था, वहां से ये चीजें आई थी। तो देखो, they were introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as Americas. ठीक है, तो अमेरिका से ये चीजें आई थी। और अमेरिका का जब हम बात कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में, तो अमेरिका कहाँ कहाँ का यूज हम कर रहे हैं इसमें। हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, और कैरेबियन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते थे, जिनको बोलते थे अमेरिकन इंडियन। तो अमेरिकन इंडियन से हमारे देश में जो फूड आए हैं, जो हमारे कॉमन फूड है आज, वो वहां से आए हैं। उनका जो इतिहास है वो वहां का है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और इसमें हम अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं कि कई बार एक नई जो फसल होती है, नया जो एक फूड मटेरियल होता है, वो आपकी लाइफ एंड डेथ के बीच का भी काम करता है। कैसे, जैसे कि पहले यूरोप में जो पुअर थे वो भूखमरी से बहुत ज्यादा मर रहे थे, बहुत ज्यादा मर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहां पर आलू को इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या हुआ, यूरोप पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। वो ज्यादा जीने भी लगे और वो अच्छा खाने भी लगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। देखो पोटैटो की कितनी इंपॉर्टेंस है अपने आप में। तो और जब इसका मतलब इस चीज से हम बता लगा सकते हैं कि जो आयरलैंड के पुअरेस्ट पीजेंट थे, वो पोटैटोज पर इस कदर डिपेंडेंट थे, मतलब उनके फूड में इस तरह पोटैटो शामिल था कि जब पोटैटो की जो फसल है मिड 1840s में खराब हो गई, तो 100 और thousands लोग जो है भूख के कारण, भूखमरी के कारण वहां पर मर गए। ये कहाँ का केस है, आयरलैंड का।
तो जो गरीब लोग थे उनके लिए तो आलू एक वरदान की तरह आया अमेरिका से। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग खा रहे हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे देश में इसको खाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें और हमारे नॉर्मल हमारे खाने का कितना पार्ट आलू से आता है, यू कैन इमेजिन इन योर, यू कैन सी इन योर होम, एट योर होम। तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि हमारे ही फूड का पार्ट जो है वो कहाँ से चल के आया है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं वो हमारे ही देश की थी या पहले हमें थी। इसीलिए बोला जाता है हिस्ट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हर एक चीज के पीछे एक इतिहास होता है और उसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये था आपका फूड के बारे में। अभी हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ लिया, फूड के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा डिजीज, ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, विजय, बीमारी और व्यापार। तो उसमें हम देखेंगे अब हमें क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कब जाकर जो है श्रैंक हो गया, 16th सेंचुरी में, जब यूरोपियन सेलर ने सी रूट फाउंड कर लिया, कहां से कहां तक, टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। अब वो इजीली जो है उन सेलर्स ने सी रूट को ढूंढ लिया और वो एशिया के भी से भी इंटरलिंक था और अमेरिका से भी। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन हैड नोन अ बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम एटसेट्रा। तो इंडियन ओशन का अपना एक नाम हुआ करता था इन सब चीजों में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज, और इन प्रवाहों में सबसे मध्य कौन था, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क्स, और इनके नेटवर्क के लिए भी ये जरूरी था, मतलब यहाँ से सब चीजें इंटरलिंक होती थी। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प एक्सपेंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टूवर्ड्स यूरोप, और जैसे ही यूरोपियन एंट्री लेते हैं और इन प्रवाहों को, इन फ्लो को कहाँ मोड़ देते हैं, वो यूरोप की तरफ। और फिर इन्होंने जो है, आप सब जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने फिर हर एक देश को अपनी कॉलोनी बनाना चाहा, बनाया भी, और कैसे फिर राज किया। Before its discovery, America had been cut off from the regular contact with the rest of the world for millions of years. अब देखो आप, millions of years से अमेरिका जो है बिल्कुल अलग थलग था, उसे कोई देश दुनिया का कुछ नहीं पता था, वो अपने आप में था। उसके बाद जब 16th सेंचुरी में its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere, और फिर 16वीं शताब्दी से जो है वहां की क्रॉप्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में लोगों को पता चलने लगा। उससे पहले उसे कुछ नहीं पता था, वहां के बारे में नहीं पता चलता था। प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली जैसे सिल्वर हो गया, जो माइंस से आता था, जो आज की पेरू और मेक्सिको में है, वहां से जो है यूरोप की बड़ी ज्यादा जो है धन की आपूर्ति हुई वहां से, और लोगों ने वहां पर जो है अमेरिका की जो धन के बारे में बड़ी कहानियां बनाने शुरू की कि वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा पैसा है वहां पर। और इनफैक्ट इतना ज्यादा ये चीजें चल पड़ी थी वहां पर अमेरिका के बारे में कि लोगों ने जो है ढूंढना शुरू कर दिया एल डोराडो को, जो कि बोला जाता था कि सोने का शहर है, मतलब सिटी ऑफ गोल्ड है। सिटी ऑफ गोल्ड किसको बोला जाने लगा, एल डोराडो को, और लोगों ने इसके बारे में जो है खोजना शुरू कर दिया, सिटी ऑफ गोल्ड। तो ये क्या हो रहा था कि लोगों को जो है, जो काफी सारे लोग थे जो कहानियां बताते थे, वो बताते थे कि अमेरिका के पास काफी चीजें हैं, मिनरल्स है, आपके जो क्रॉप्स को ले लीजिए, या मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो वहां पर, जो वहां से जो है हम ले सकते हैं, या मतलब उसकी विख्यात उसको करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए लोग कहानियां सुनाते थे। उसके बाद क्या होता है, फिर जो है पोर्तुगीज और स्पेनिश जो है वो पहुंच जाते हैं और अमेरिका का कॉलोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ आपके जो है फायर पावर से नहीं हुआ था, इनफैक्ट ये क्या था, इनका जो वेपन था वो क्या था, मिलिट्री बिल्कुल नहीं था, इट वॉज द जर्म्स। जो जर्म्स लेकर गए थे वो लोग, वो किस चीज के जर्म्स थे, स्मॉल पॉक्स। अब अमेरिका बेचारा अलग थलग पड़ा था, उसको तो पता ही नहीं था, ना ही उसके पास उसमें ऐसी कभी इम्यूनिटी थी उनके अंदर इन डिजीज से बचने के लिए। तो वहां पर वो जो है एक डेडली किलर की तरह से स्मॉल पॉक्स सामने आया। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीपली इनटू द कॉन्टिनेंट, और फैल गया। इनफैक्ट कि यूरोपियन भी अगर वहां है तो मतलब नहीं भी है तो भी वो वहां पर फैलता जा रहा था। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज
मतलब पूरे के पूरे समुदाय ही खत्म हो गए, पेविंग द वे फॉर कॉन्केस्ट। और इससे क्या है, जो स्पेनिश थे, पोर्टुगीज थे, यूरोपियन जो थे आपके, इनका रास्ता जो है साफ होता चला गया, इनका रास्ता साफ होता चला गया। इनफैक्ट ये आपको दिख रहा है ना, बायोलॉजिकल वारफेयर। तो ये जो जॉन विंथ्रॉप था, इसने क्या कहा कि ठीक है, ये जो स्मॉल पॉक्स है ये भगवान की ब्लेसिंग है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके जो लोग थे जो इससे मारे गए हैं वो चले गए हैं, और जो अब ये जो जमीन है, ये जगह है, ये हमारे लिए बची है, मतलब इस पर हमारा ही हक है। तो ये भगवान ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है, इस तरह से वो बोलते थे। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but no disease such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो पॉवर्टी, गरीबी और भूखमरी वहां पर थी। जो सिटी थी वो क्राउडेड थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो जो है सिटी भी क्राउडेड थी। डिजीज जो है वहां पर फैले हुए थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एकदम जोर शोर पर था, एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। और जो डिसेंटर्स क्या होते हैं, वन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, उनको जो है दंड दिया जाता था, जो इन चीजों को नहीं मानता था। थाउजेंड्स, और इसलिए लोगों ने क्या किया, वहां से हजारों की संख्या में जो है लोग यूरोप से अमेरिका में जाकर सेटल होने लगे। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। हियर by the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. और फिर जो है अफ्रीका से जो है स्लेव्स लाए गए वहां पर, उन्होंने कॉटन का, शुगर का जो है व्यापार शुरू किया, मतलब बोना शुरू किया उनको। किसके लिए? यूरोपियन मार्केट्स के लिए। हर जगह इसको अपना ही चाहिए था, यूरोपियन मार्केट्स के लिए ही सब, सारी डिमांड यूरोप की हर एक देश से पूरी हो रही थी। फिर until well into the 18th century, China and India were among the world's richest country. और अगर हम बात करें 18th century की, तो जो इंडिया है, चाइना है, वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में आता था। They were also pre-eminent in Asian trade, और इसमें भी इनका पूरा दबदबा था। एशियन ट्रेड की अगर बात करें तो चाइना और इंडिया का बड़ा दबदबा था। और लेकिन फिर क्या हुआ, 15th सेंचुरी तक चाइना जो है अपने आप को उसने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, और उसने कहा कि ठीक है, अब इसने मतलब ज्यादा ट्रेड वगैरह में नहीं गया ये आगे चल के, तो ये आइसोलेट होता चला गया। और जैसे ही ये अपना रोल रिड्यूस हो गया, चाइना ने जो है अपना जो रोल है वो रिड्यूस कर लिया, तो सबका जो अब नजर है वो कहाँ चली गई, अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका का जो है हस्तक्षेप भी बढ़ गया, और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ा। तो इसलिए धीरे धीरे जो अब इस चीज का जो सेंटर था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स, तो अब जो विश्व व्यापार का जो काम था, या जो उसका सेंटर था, वो पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा, वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा। यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप जो है पूरा सेंटर बन गया विश्व व्यापार का, वर्ल्ड ट्रेड का। तो इस तरह से शुरुआत होती है कि कैसे यूरोप जो है अब धीरे धीरे ट्रेड में जो है अपना हाथ जमाने लगा। और ट्रेड करने ही जाते थे ये लोग, जब भारत में आए थे तब भी ट्रेड करने ही आए थे, और ऐसे ही इन्होंने कॉलोनीज बनाई अपनी। अब बात कर लेते हैं 19th सेंचुरी की। द 19th सेंचुरी 1815 टू 1940। अब उस 19th सेंचुरी में क्या चल रहा था, वो चीजों के बारे में अब डिस्कस हम करेंगे। ओके, द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। जो है अब जो है वर्ल्ड जो है वो बदल रहा था। इकोनॉमिकली अगर हम देखें, पॉलिटिकली देखें, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज, और ये सब चीजें इंटरेक्ट कर रही थी किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, ताकि जो है अब एक्सटर्नल रिलेशन को जो है, जो आपके एक्सटर्नल रिलेशन है, उनको रीशेप किया जा सके, रीशेप किया जा सके। और जो अब इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब 3 तरह की मूवमेंट्स बन गई फ्लो की, 3 फ्लोज बनते चले गए। कब? आपकी 19th सेंचुरी में। तो जो पहला फ्लो था, पहला फ्लो था ट्रेड का, पहला फ्लो था ट्रेड का, कि ट्रेड हो रही थी, जिसमें जो है इधर से जो है ट्रेड होती थी और दूसरी तरफ जाती थी। जैसे कि आप क्लोथ का एग्जांपल ले लो, वीट का एग्जांपल ले लो। तो फर्स्ट फ्लो वाज फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ ट्रेड,
ठीक है। दूसरा फ्लो क्या था? पहला तो था कि एक तरफ से दूसरे तरफ सामान जा रहा था, जैसे आपका क्लॉथ हो गया, व्हीट हो गया। अब सेकंड फ्लो था फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर, अब जब कोई चीज जाती है और कहीं पर हमें जैसे खेती करवानी है, अब जैसे अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जो है लेबर की कमी थी, तो फ्लो ऑफ लेबर भी हो रहा था, माइग्रेशन भी हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाहिए था, तो एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहे थे। तो दूसरा था फ्लो ऑफ लेबर, जिसका क्या मतलब है? द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन किस लिए होता है? सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। और तीसरी चीज, अब भाई कैपिटल भी तो चाहिएगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी जरूरी है। तो जो तीसरा फ्लो जो था वो था फ्लो ऑफ कैपिटल। अब चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो फ्लो ऑफ कैपिटल भी था। तो ये तीन तरह के जो है फ्लोज वहां पर हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जब भी हम इन तीनों फ्लोज को एक साथ पढ़ते हैं, उसी से हमें जो है पता चलता है कि किस तरह से जो है काम हुआ। All three flows were closely interwoven and affected people's life and more deeply now than ever before. अब लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही थी। The interconnections could sometimes be broken, और ये चीजें जो है कभी कभी ब्रोकन भी हो जाती थी। For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flows. तो सबसे ज्यादा restricted कौन था? labor migration. Yet it helps us understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together. कि हम अगर 19th century की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहें, तो हम एक फैक्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों फैक्टर को साथ में रखकर पढ़ें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है 19th century की वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये आपका हम देखते हैं कैसे कैसे जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमी, एक विश्व अर्थव्यवस्था जो है बनने लगी, टेक शेप। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, और इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से शुरू करें? चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप, कि वहां पर जो है फूड प्रोडक्शन के लिए जो पैटर्न है वो चेंज होने लगा, और किस तरह से चेंज होने लगा। और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, इंडस्ट्रियल यूरोप। अभी तक हम सिर्फ यूरोप पढ़ रहे थे, अब इंडस्ट्रियल यूरोप, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है तो आप सभी के सभी इंटेलिजेंट हो, तो क्या होगा? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है तो इंडस्ट्रीज बनेंगी, तो उसके लिए भी क्या चाहिएगा? लैंड लेबर कैपिटल भी चाहिएगा, जगह भी चाहिएगी, फैक्ट्रीज भी बनेंगी, रेलवेज भी बनेंगी, एक दूसरे के सामान इधर से उधर लाने के लिए। तो वो चीज अब हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, कि अगर हम बात करें, पहले भी जो सभी देश होते थे वो अपने फूड को कंजप्शन करने में या उसको प्रोड्यूस करने में दे वर सेल्फ सफिशिएंट। बट 19th सेंचुरी में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई वाज दिस सो? अब जो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है सेल्फ सफिशिएंसी जो है लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात होती थी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर होता था। क्यों? पॉपुलेशन जो है बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई तो अर्बन जो सेंटर्स है, जो डिमांड जब बढ़ने लगी तो जो है क्या हुआ? प्राइसेस बढ़ने लगे। फर्स्ट चैप्टर से 9th के फर्स्ट चैप्टर से यही समझा रही हूँ कि फिर फूड ग्रेन के प्राइस बढ़ गए, और फिर लोगों ने जो है, अब गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट ऑफ कॉर्न पे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अब वहां पर एक लॉज होते थे, कॉर्न लॉज करके, और जब हाई फूड प्राइसेस हुए और तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहां पर थे उन्होंने कहा कि भाई अब गवर्नमेंट को कि अब इनका कॉर्न लॉज का जो है आप अबोलिशन कर दीजिए, अब इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप, और जैसे ही वो खत्म हुए अब फूड जो है वो इंपोर्ट होने लगा था, और किस रेट पर? कि जितना कंट्री में जिस हिसाब से बन रहा था उससे सस्ते दामों में जो है वो इंपोर्ट हो रहा था। अब इंपोर्ट जब इतना सस्ते में हो जाएगा तो फिर अब कल्टीवेशन की जरूरत ही क्या रहेगी? अब जो वहां के लोग हैं वो कल्टीवेशन करेंगे भी तो उसको कौन खरीदेगा?
तो इसलिए अब लोगों ने जो है बड़े की बड़ी जो आपकी जगह थी वो अनकल्टिवेटेड रहने लगी, और जो मैन वुमेन है वो जो है काम से निकाल दिए गए, क्योंकि अब इम्पोर्ट सस्ते रेट पे हो रहा है, तो वो क्यों बनाएंगे, क्यों उगाएंगे। और इसलिए वो फिर शहरों की तरफ या दूसरे देशों की तरफ जो है माइग्रेट होने लगे। फिर एज फूड प्राइसेस फेल, और जब इंपोर्ट सस्ता है और खाना सस्ता मिल रहा है तो प्राइसेस जो है वो भी गिर गए। कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, और जब जो है प्राइस कम हो गए तो लोगों ने ज्यादा कंज्यूम भी करना स्टार्ट कर दिया। एंड फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम्स एंड देयरफॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स। और जैसे जैसे इनकम ज्यादा, प्राइस कम है, तो लोगों ने ज्यादा इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे आपकी जो है लोगों ने प्रोडक्शन करना कहाँ कहाँ शुरू कर दिया, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में। इन सब जगह पर जो है कल्टीवेशन होता था, एक्सपेंड कर दिया गया वो कल्टीवेशन। किस लिए? ताकि ब्रिटिश की डिमांड पूरी हो सके, ब्रिटिश की डिमांड पूरी हो सके। इट वॉज नॉट इनफ मियरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, रेलवेज आपकी हो गई, तो इन सब चीजों को बिल्ड करने के लिए जो नई चीजें बन रही थी, रेलवे ट्रैक बन रहे थे, उसके लिए भी जगह खाली करनी पड़ती थी। उसके बाद आपके जो है लैंड्स जो है कल्टीवेशन के लिए अंडर आने लग गई, फिर जो है होम और जो सेटलमेंट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है अब ये चीजें हो रही थी, और इसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से आती थी? लंदन से। तो ये कहाँ भेजी जाती थी? कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। तो जितनी भी पूंजी थी, जो पैसा आता था, वो लंदन से आता था। एंड द डिमांड फॉर लेबर, और डिमांड जो है लेबर कहाँ पे थी डिमांड ज्यादा? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर जो लेबर की कमी थी, तो वहां पर जो है लेबर भेजी जाने लगी। तो इससे जो और ज्यादा माइग्रेशन जो है होना शुरू हो गया। नियरली 50 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, और 50 मिलियन पीपल जो है माइग्रेट हुए कहाँ से कहाँ पर? यूरोप से अमेरिका में एंड ऑस्ट्रेलिया में इन 19th सेंचुरी। All over the world, some 150 million are estimated to have left their homes. और 150 मिलियन लोगों ने जो है अपना घर जो है छोड़ दिया, और जो है crossed oceans and vast distances over land in search of a better future. और अपने better future के लिए उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटीज के लिए अपना घर छोड़ दिया, ताकि उन्हें एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। तो इस कदर जो है माइग्रेशन जो है बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है। Thus by 1890 a global agricultural economy had taken shape, और ऐसे जो है global agricultural economy बनी, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technology। और उस चीज से किस किस चीजों में चेंज आया आपका? वो आपके मूवमेंट, आपकी लेबर मूवमेंट हो, चाहे कैपिटल फ्लो हो, इकोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी हो। अब जो है फूड सिर्फ गांव से या पास के कस्बे से नहीं आता था, वो आपका जो है 1000 ऑफ माइल्स, 1000 मील दूर से भी आता था, और वो भी जो है खाते थे लोग। तो इस तरह से क्या हुआ कि ग्लोबल जो है होना स्टार्ट हो गया। It was not grown by peasants stealing in his own land, but by an agriculture worker perhaps recently arrived, जो वहां पर अभी अभी आया है, और वो वर्क कर रहा है एक लार्ज फार्म पर, जो कि था ही नहीं पहले, वो एक फॉरेस्ट हुआ करता था। तो इस तरह से चीजें होने लगी। और ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? बाय रेलवे से होता था, और रेलवेज उसके लिए बनाई गई, शिप्स जो है उसके लिए बनाए गए। तो इस तरह से जो है चीजें वहां पर चलने लगी। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज though on a smaller scale occurred closer home in West पंजाब। और अगर हम बात करें, अब इसको देखें, तो पंजाब में भी यही हाल हुआ। कब? इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में क्या होता है, वेस्ट पंजाब की अगर हम बात करें, तो वहां पर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उसने जो है नहरों को जो है बनाना शुरू कर दिया, एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, टू ट्रांसफॉर्म जो वहां की सेमी डेजर्ट जो है लैंड थी, उसको एग्रीकल्चर लैंड में बनाने के लिए उन्होंने वहां पर नहरों का जो है नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। और उसके लिए उन्होंने वहां पर जो है पीजेंट्स जो दूसरे पार्ट्स में से थे, वहां पर सेटल करना शुरू कर दिया कि भाई अब यहाँ पे जैसे जगह, मान लिया यहाँ पे कुछ काम करना है, लेकिन यहाँ पर इंसान की लेबर की कमी है, तो किसी दूसरी जो पार्ट्स है वहीं पर उसके आसपास के वो लोग लाए और यहाँ पर लाकर उनको बसा दिया। तो इस तरह से इनको कैनल कॉलोनीज टाइप भी कहा जाता है।
Of course, food is merely a example. A similar story can be told for cotton cultivation, of which expanded worldwide to feed British textile mills. तो ये तो हमने फूड की बात की. अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन का कल्टीवेशन भी इसी तरह से होता था ब्रिटिश मिल्स की जो है डिमांड पूरी करने के लिए. रबड़ की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है. तो इस तरह से जो है हम रबड़ की बात करें, कॉटन की बात करें, तो ये सब चीजें क्या हो रही थी, ब्रिटिश की डिमांड को पूरी करने के लिए हर जगह पर जो है जो ब्रिटिश के लिए कल्टीवेशन किया जा रहा था, प्रोडक्शन किया जा रहा था. अगर हम बात करें 1820 एंड 1940 की, तो वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स, 25 से 40 गुना जो है वो बढ़ गई थी. एंड नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स. और इसमें जो 60% जो प्रोडक्ट्स थे, देवर प्राइमरी प्रोडक्ट्स. प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आपके जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे वीट कॉटन और मिनरल सच एज कोल. तो इस तरह से जो है ब्रिटिश डिमांड को पूरा करने के लिए जगह जगह पर उनकी जो है लेबर भेजी जाने लगी और वहां से उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल की जाने लगी. सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से, किस स्तर पर जो है वैश्वीकरण हो रहा था. और आपको सुनकर भी मजा आया होगा कि कैसे हमारा जो फूड है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, या कहाँ से आया है, कहाँ से एक्सचेंज किया है. तो इस तरह से ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है. और इसको हम 3 पार्ट्स और हमें लगेंगे, तो पूरे 4 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर कवर होगा. और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे अच्छे से समझेंगे. और आप भी इसी तरह से इसको रीड कर सकते हो, वीडियो को दोबारा सुन सकते हो, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. So, if you like the video, then don't forget to share, comment, subscribe and like. Thank you and have a nice day.